नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे 36 राफेल जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं उसके विषय में कुछ नई अपडेट निर्मला सीतारमण जी ने संसद को बताई। तो उसी चीज पे हम लोग बात कर देते हैं। उनका कहना था कि जो पहला एयरक्राफ्ट है राफेल का वो सितंबर 2019 में आ जाएगा भारत, तो ये हम सभी जानते हैं। पर उन्होंने एक नई चीज बताई कि 2022 तक पहला ऐसा इंडिया स्पेसिफिक राफेल भारत को मिलेगा, यानी कि इंडिया के द्वारा जो इन्हेंसमेंट उसमें करने हैं उस प्रकार का एयरक्राफ्ट हमें 2022 में मिल पाएगा, अप्रैल 2022 में मिल पाएगा। और बाकी जो बचे 35 एयरक्राफ्ट होंगे वो ऑलरेडी भारत पहुंच चुके होंगे, जिनकी डिलीवरी 2019 से स्टार्ट होने वाली है। तो ये ऑलरेडी 2022 तक पहुंच चुके होंगे और फिर इसका इंडिया के अनुसार इन्हेंसमेंट किया जाएगा और इंडिया में ही किया जाएगा। एक महीने में कुछ 7 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का इन्हेंसमेंट भारत में किया जाएगा। तो इस तरह से 35 एयरक्राफ्ट में 5 महीने लगने वाले हैं और अप्रैल 2022 में इंडिया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट, इंडिया स्पेसिफिक राफेल भारत में आएगा, जो उसके बाद 5 महीनों का और समय लगेगा, यानी कि जो पूरा ऑर्डर कंप्लीट करने में, उसको इंडिया स्पेसिफिक बनाने में सितंबर 2022 तक लग जाने वाले हैं। यानी कि पूरी तरह से जो ये ऑर्डर कंप्लीट होगा वो सितंबर 2022 में होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ खबरों में मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल 2018 से जो इंडिया के लिए राफेल बनाए गए हैं उनका ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है। और जो मैं बात कर रहा था इंडिया के लिए इनहेंस्ड वर्जन होगा 2022 में जो आएगा, उसका 4 साल तक इंटेंस ट्रायल चलता रहेगा और उसके बाद ही वो भारत को डिलीवर किया जाएगा। और कुछ उसी प्रकार के स्पेसिफिकेशन फिर जो बाकी के राफेल होंगे भारत में उसको अप्लाई किया जाएगा। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार जो कार्बाइन खरीदने का प्रयास कर रही है उस सेक्टर से। आपको पता होगा कि 93,000 कार्बाइंस भारत खरीदना चाहता है अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए और यह डील लगभग $500 मिलियन की होने वाली है। और इसमें कुछ 3 कंपनियों को चुन लिया गया था, उनके प्रोडक्ट को चुन लिया गया था और भारत के एम्यूनिशन के साथ उसका जो भी ट्रायल है वो चल रहा था। तो उसी क्षेत्र से एक नई खबर निकलकर सामने आई है। जो 9 लोगों की टीम इवैल्यूएशन के लिए बनाई गई थी उसने यूएई की कंपनी कराकल और साउथ कोरियन कंपनी एस&टी मोटिव के जो भी प्रोडक्ट सामने रखे गए थे उसको नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया है। यानी इन कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट रखा गया था वो भारत के लिए उपयोगी नहीं है और उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा इससे पहले इन कंपनियों के प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया था, जब विदेश में ट्रायल चल रहे थे तब भी इसको सिलेक्ट किया गया था, भारत में इनको बुलाया गया। जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आए थे उसी के साथ डेलीगेशन भी आया था इस कंपनी का, एस&टी मोटिव का, और तब से पूरी बात चल रही थी और अब जाके इनको नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया गया है। तो इस कंपनी के द्वारा इसकी कंप्लेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और आगे देखना है कि इसका क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। ये जो 3 कंपनियां इसके लिए चुनी गई थी पहले, उसके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। यूएस की कंपनी थी सिगसॉर, कानपुर बेस्ड कंपनी थी MKU जिसका फ्रांस की थेल्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था, कराकल थी यूएई की और एस&टी मोटिव साउथ कोरिया की थी और इसका रिलायंस आर्मामेंट्स के साथ कोलैबोरेशन था। तो कुछ इस प्रकार की 4 कंपनियां थी, सॉरी मैंने पहले 3 बोल दिया था, 4 इस प्रकार की कंपनियां थी जिनके प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया था और अब इनमें से 2 कंपनियों को नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एस&टी मोटिव का कहा जा रहा था इन 4 कंपनी में से जो भी प्रोडक्ट रखे गए थे उनमें सबसे कॉम्पिटिटिव दाम था और उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा माना जा रहा था और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि यह कार्बाइन और 73,000 असॉल्ट राइफल हम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीद रहे हैं और इन कार्बाइन की जो ट्रायल चल रही थी भारतीय एम्यूनिशन के साथ वो अगस्त के पहले वीक में स्टार्ट हो गई थी और इस प्रकार का सामने ग्लीच आने के बाद अब हो सकता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ी कानूनी प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़े। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई नई शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जिसको एक कोड नेम दिया गया था प्रलय मिसाइल और इस मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है
20 से 22 सितंबर के बीच में यह परीक्षण हो सकता है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट को 2015 में सैंक्शन किया गया था और 2018 के डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ ने इस मिसाइल को सामने रखा था और अब जाके इसका परीक्षण होने वाला है और यह पहला परीक्षण माना जा सकता है। आपको पता होगा कि जो हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है पृथ्वी एयर डिफेंस की, उसी की तर्ज पे या उसी के डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं। इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की है। क्योंकि इस प्रकार की कोई मिसाइल भारत के पास नहीं था, इसलिए इस प्रलय मिसाइल को डेवलप किया गया है, जो कि छोटी है और कम दूरी की मारक क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके वेट की बात की जाए तो 5 टन का इसका वेट है और 1000 किलोग्राम का यह पेलोड ले जा सकती है। 2015 से जब इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है, तब से डीआरडीओ का एक आकलन है कि 333 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर नेपाल और चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना और नेपाल के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है, जिसमें कि चाइना के जो भी पोर्ट हैं, जितने भी पोर्ट हैं, उसका इस्तेमाल नेपाल कर सकता है अपने ट्रेड के लिए। और अब इस प्रोटोकॉल के साइन के बाद नेपाल का जो भारत पे डिपेंडेंसी था किसी भी व्यापार को करने के लिए, पोर्ट से उनको सामान मंगवाना है या भेजना है, वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है। ऐसा तो नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है, पर यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देने वाली है कि जो सबसे नजदीकी चाइना का जो पोर्ट है वो नेपाल से लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी पे है। नेपाल अभी तक भारत के कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था और विशाखापट्टनम पोर्ट भी उसके लिए खोला गया था और यह बहुत ही नजदीक माने जाते थे नेपाल से। 3 दिन के अंदर यहां से व्यापार हो जाता था, पर 2600 किलोमीटर की दूरी जो कि चाइना के पोर्ट तक पहुंचने के लिए तय करनी पड़ेगी नेपाल को। यदि वो उस रूट का इस्तेमाल करता है तो उसको लगभग 1 हफ्ते का समय तो बहुत आसानी से लग जाना है, क्योंकि रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, रेल मार्ग डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सी चीज ऐसी है जो कि चाइना को अभी डेवलप करनी पड़ेगी, पर हम चाइना को जानते हैं कि वो इन सब चीजों को डेवलप करने में बहुत ज्यादा माहिर है। शुरुआत में अभी तो इसका भारत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग ड्यूरेशन में यदि एयर रूट चालू रहता है तो नेपाल की भारत से डिपेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाली है और चाइना नेपाल को एक तिब्बत की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है कि नेपाल में भी माओवादी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों का आपस में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में जो भारत ने नहीं किया, नेपाल को अपने कॉलोनी बनाना, चाइना हो सकता है इसको अपनी कॉलोनी बना ले। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सी न्यूज छूट गई हैं, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।